चलो बच्चों, करते हैं शुरू आज की क्लास। और कल हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है और ये केवल भारत में ही पाई जाती है। और इसके ऊपर जो एक्ट लगता है, कानून लगता है, वो लगता है द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है, वो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, चाहे वो आज के दिन पे चाहे वो मेल मेंबर हो चाहे वो फीमेल मेंबर हो। तो बाय बर्थ इसमें पार्टिसिपेशन मिलता है, मेंबरशिप मिलती है और सारे लोग क्या करते हैं, फैमिली बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं। और एक जो एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का, वेदर मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, वो होता है कर्ता। कर्ता कौन? मैनेजर। ठीक है। और मेन मेन बातें तो इसमें यही है। और जो कर्ता डिसीजन लेता है वो सबको मानने पड़ेंगे, बाइंडिंग होते हैं, वो बाउंड करते हैं, ठीक है ना, पूरी के पूरे फैमिली को। अच्छा, जो यहाँ पे ओनरशिप होती है बच्चों, वो ओनरशिप कैसी होती है? इक्वल होती है। कैसी? इक्वल ओनरशिप। ठीक है। नोट में देखते हैं आगे आज, नोट में क्या लिखा है। ये बोल रहे जेंडर इक्वालिटी इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। देखो, सारे बच्चों को पता है, कल भी ये बातचीत हुई थी हमारी कि अमेंडमेंट हुई थी इस एक्ट में, और यहाँ पे लड़कियों को भी, फीमेल मेंबर को भी बराबर का हिस्सा दिया गया है। उनके भी उतने ही राइट्स है जितने एक मेल मेंबर के राइट है। ठीक है। तो बच्चों क्या किया गया है यहाँ पे, चाहे मेल मेंबर हो चाहे फीमेल मेंबर हो, बाय बर्थ ही उनमें क्या मिल जाती है? मेंबरशिप मिल जाती है। सबका हिस्सा इक्वल होता है एचयूएफ के अंदर, सबका हिस्सा, चाहे वो मेल मेंबर हो चाहे वो फीमेल मेंबर हो। एक चेंज यहाँ पे आए थे, एक चेंज यहाँ पे लेके आए थे। क्या लेके आए थे वो चेंज? कि कर्ता कौन भी हो सकती है? फीमेल मेंबर भी हो सकती है, एल्डेस्ट होनी चाहिए, लेकिन फैमिली के अंदर सबसे बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों यहाँ पे। आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर एक फीमेल की, जो फीमेल है फैमिली की, अगर उस फीमेल की शादी हो जाए तो क्या उसके बाद भी उसके राइट्स रहेंगे? तो बच्चों ये बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे कि चाहे भले ही उस फीमेल मेंबर की क्या भी हो जाए, शादी भी हो जाए, उसके बाद भी उसके बराबर का अधिकार रहेगा आज के दिन पे। फीमेल मेंबर को इक्वली पार्टिसिपेट कराने के लिए, उनके भी उतने ही राइट्स रखने के लिए जितने एक मेल मेंबर है, व्यूमन को एम्पावर करने के लिए ये चीज लाई गई कि चाहे भले ही किसी की शादी भी हो जाए, लेकिन उसका उस प्रॉपर्टी में उतना ही हिस्सा रहेगा बराबर का जितना उस प्रॉपर्टी में मेल मेंबर का आज के दिन पे हिस्सा है। सबका बराबर बराबर रहेगा। हाँ, ये पहले नहीं होता था, लेकिन ये लॉ में चेंज किया गया, तो लड़कियों का हिस्सा भी आजकल होता है। ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे, जेंडर इक्वालिटी इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जेंडर इक्वालिटी होती है किसमें? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, सक्सेशन समझते हो आप? सक्सेशन क्या होता है? नहीं समझते? सक्सेशन होता है कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है ना बच्चों, अगले वाली जनरेशन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, उसे सक्सेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हिंदी में एक वर्ड बोलते हैं, बता सकते हो आप? नहीं नहीं, जो विरासत में मिलता है ना, विरासत में, वैसा। वही जैसे आपके फादर साहब है ना, तो आप कोनो लीगल हायर हो, कोनो लीगल हायर समझते हो? मतलब आप वारिस हो उस प्रॉपर्टी के, उनकी प्रॉपर्टी के वारिस हो आप। ठीक है ना। तो जब वो क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे, यानी कि सक्सेशन करेंगे प्रॉपर्टी का, क्या करेंगे? सक्सेशन मतलब ट्रांसफर। वो आपको क्या करेंगे? देंगे वो प्रॉपर्टी। उसको बोलते हैं, उस चीज को सक्सेशन, की जो विरासत में जो चीज मिलती है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, इस एक्ट के अकॉर्डिंग द डॉटर ऑफ अ को पार्टनर ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली, जो डॉटर होती है ना, डॉटर किसकी? को पार्टनर की। को पार्टनर की जो डॉटर होती है जॉइंट हिंदू फैमिली में, शैल बाय बर्थ, उसको भी बाय बर्थ क्या मिलता है? बिकम अ को पार्टनर। वो भी क्या होती है? को पार्टनर होती है। यानी कि लड़कियों का भी उतना ही अधिकार है जितना लड़कों का है। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ सच अ जॉइंट हिंदू फैमिली, अगर उस जॉइंट हिंदू फैमिली का क्या हो रहा होगा बच्चों? पार्टीशन हो रहा होगा, है ना, वो अब प्रॉपर्टी क्या हो रही होगी? डिवाइड हो रही होगी। तो ये बोल रहे थे को पार्सनरी,
प्रॉपर्टी, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो डिवाइड होगी, जिसे हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोपार्सनरी प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, मतलब जो कोपार्सनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी वैसी प्रॉपर्टी, शैल बी इक्वली डिवाइडेड, वो इक्वली क्या होगी, डिवाइड होगी टू ऑल द कोपार्टनर्स, सारे के सारे कोपार्टनर में, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका जेंडर क्या है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ भी है, द एल्डेस्ट मेंबर मेल और फीमेल, जो एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली की, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ऑफ द ज्वाइंट हिंदू फैमिली शैल बिकम करता, वो क्या होगा, होगा या होगी, करता होगा या होगी, ये चेंज आया था, ठीक है ना। और सबसे बड़ी खास बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताई थी, अ मैरिड डॉटर, अगर किसी की क्या हो जाए, लड़की की क्या हो जाए, शादी भी हो जाए, हैज इक्वल राइट, उसके शादी होने के बाद उतने ही अधिकार है प्रॉपर्टी में ऑफ द ज्वाइंट हिंदू फैमिली, जितने उसके पहले अधिकार थे अभी भी उसके उतने ही अधिकार रहने वाले हैं, ठीक है। तीन चार चीजें क्या पढ़ी हमने यहाँ पे, चाहे डॉटर हो यानी कि फीमेल मेंबर को भी इक्वल राइट मिलता है, बाय बर्थ मिलता है राइट, जैसे ही बर्थ हो जाएगा वैसे ही राइट मिलेगा, पार्टीशन के टाइम पे इक्वली प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, चाहे वो मेल मेंबर हो चाहे वो फीमेल मेंबर हो, और किसके बाद, शादी के बाद भी उतने ही अधिकार रहने वाले हैं जितने शादी के पहले थे। बात समझ में आ गई, यस और नो, उसको मत देखना वो पीछे है। हाँ जी, आगे नेक्स्ट है बच्चों, फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के क्या फीचर्स हैं, देखे, चलो। द असेंशियल फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस आर, इसके असेंशियल फीचर्स क्या है, पहला है कंट्रोल, क्या है, अच्छा सोल प्रोप्राइटरशिप में जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है, सोल प्रोप्राइटर का, किसका, यहाँ पे कंट्रोल किसका होता है, कर्ता का, जिसको हम मैनेजर भी बोल सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल किसका होता है एचयूएफ में, कर्ता का क्या रहता है यहाँ पे, कंट्रोल रहता है, देखते हैं। द कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस लाइज विद द कर्ता, जो कंट्रोल है वो किसके पास रहता है, कर्ता के पास, क्योंकि सारे डिसीजन वही लेता है। ही इज ऑथोराइज, उसे ऑथोराइज किया है यानी कि परमिशन दी है, अपॉइंट किया है उसे टू मैनेज द बिजनेस, किसको मैनेज करने के लिए, पूरी फैमिली ने, ठीक है ना। और इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि जिसको चाहे उसको बना दो, सारे बच्चों को पता है चाहे मेल मेंबर हो चाहे फीमेल मेंबर हो, लेकिन होनी या होना एल्डेस्ट चाहिए, जो फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है, सबसे बड़ी मेंबर है, ठीक है। आगे, ही टेक्स ऑल द डिसीजंस, इनफैक्ट यहाँ पे शी भी लिखना चाहिए, he और she take all the decisions, अगर वो मेल मेंबर है तो वर्ड यूज होगा ही, और अगर फीमेल है तो she, तो जो करता है वो सारे डिसीजंस लेता है, एंड हिज डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द अदर मेंबर्स, और उसके जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं यानी कि बाउंड करते हैं किसको, दूसरे मेंबर्स को, दूसरे मेंबर्स को वो डिसीजंस मानने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, माइनर मेंबर्स, ध्यान से देखो बच्चों, माइनर समझते हो आप, जो लेस देन 18 होता है, मेरे ख्याल आप सारे लोग माइनर ही होंगे, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है उसमें जो मेंबरशिप मिलती है वो बाय बर्थ मिलती है, कैसे मिलती है, तो इसका मतलब माइनर भी क्या होता है, मेंबर होता है, को पार्टनर होता है, किसमें, एचयूएफ के अंदर, हाँ बोलो ना, वही तो लिखा हुआ है, क्योंकि जब मेंबरशिप बाय बर्थ मिल जाती है तो माइनर तो किसे बोलते हैं, जो 18 साल से कम का होता है, जिसको होते ही मेंबरशिप मिल गई फैमिली के अंदर, तो माइनर में दिक्कत क्या है, वो तो होते ही माइनर है, 18 से कम का है तो होते ही उसे तो मेंबरशिप मिल जाएगी, देख लो। माइनर्स कैन ऑल्सो बी मेंबर ऑफ द बिजनेस, माइनर भी क्या हो सकते हैं, मेंबर हो सकते हैं किसके, बिजनेस के, एज मेंबरशिप अराइजेस बाय बर्थ इन द फैमिली, क्योंकि मेंबरशिप कैसे मिल जाती है, बाय बर्थ मिल जाती है फैमिली में। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी, आप मुझे बताओ बच्चों, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वहां पे तो सिंगल बंदा होता था, और अगर कुछ भी हुआ, अनसाउंड माइंड का हुआ, वो उसे इलनेस हुई, उसकी डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, है ना, तो उस केस में बिजनेस अफेक्ट हो जा रहा था या बिजनेस बंद हो जा रहा था, से यस और नो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं ना, मान लिया कर्ता को कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, और भी तो है फैमिली में, बिजनेस चलता रहेगा या बंद होने की कगार पे आ जाएगा, चलता रहेगा। वो नहीं, वो कहते हैं ना कि एक वो आपने अभी पीछे टाइम पे ऐसा एक गाना सा आया था कुछ करके, मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे,
तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो ऐसा है ना। कर्ता ऐसे बोल रहा है यहाँ पे, मैं नहीं तो कौन पे। अरे भ्रम में मत रहना, ठीक है ना। तू नहीं है तो अगला मेंबर तैयार है, वो भी नहीं है तो उसके अगला जो एल्डेस्ट मेंबर है वो तैयार है, तो वैसा। देख लेते हैं बच्चों कंटिन्यूटी। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ द मेंबर। अच्छा चलो, ये तो कर्ता की बात थी। अगर मेंबर को कुछ हो जाए, मान लिया किसी को, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेंबर की क्या हो जाए, डेथ हो जाए, इससे ज्यादा तो कुछ और नहीं हो सकता, तो उस केस में भी अफेक्ट नहीं होगा। कर्ता कर्ता को अगर कुछ होता तो चलो कर्ता चेंज हो जाता। मेंबर के जाने से तो कुछ भी नहीं होगा, कर्ता भी वही है, पूरी फैमिली वही है। अच्छा मान लिया कर्ता के बच्चे बच्चे है, सॉरी जो बाकी दूसरे जो को पार्टनर है, या जो जिसका ट्रांसफर हुआ है उसके बच्चे है, तो उसके बच्चे को क्या रहेगी, उसमें मेंबरशिप रहेगी, ठीक है ना। उनका क्या रहेगा, शेयरिंग रहेगी, इक्वल शेयरिंग रहेगी। और बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस चलता रहेगा। तो ये बोल रहा है ये जो फॉर्म है बिजनेस की, ये अफेक्ट नहीं होती मेंबर की डेथ से, इवन कर्ता की डेथ से भी अफेक्ट नहीं होगी, ठीक है ना। बिजनेस चलता रहेगा आगे। इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द कर्ता द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर, यही बताया मैंने अभी आपको। अगर क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा कर्ता की अगर डेथ हो गई, तो जो अगला जो सबसे बड़ा मेंबर है फैमिली का, बिकम द कर्ता कर्ता वो क्या बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा, ठीक है ना। हाउएवर द बिजनेस कैन बी टर्मिनेटेड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द मेंबर्स। लेकिन अगर उनकी आपसी सहमति हो, म्यूचुअल कंसेंट समझते हो बच्चों आप, म्यूचुअल कंसेंट का मतलब होता है आपसी सहमति। अगर वो पूरी फैमिली आपस में क्या हो जाए, एग्री कर जाए, सहमत हो जाए, तो कह रहे बस अब तो बहुत हो गया, ये फैमिली बिजनेस बहुत चला लिया, अब जमता नहीं है, अब सारे अलग अलग हो जाओ। तो अगर उनकी आपसी सहमति ऐसी है, तो सारे क्या हो जाएंगे, आपस में अलग अलग हो जाएंगे, और एचयूएफ का क्या हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगी, डिवाइडेशन हो जाएगा एचयूएफ का। समझ में आई बच्चों बात। इस पॉइंट में क्या बोला, मेंबर के चले जाने से बिजनेस पे कोई फर्क, कर्ता के जाने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगला जो एल्डेस्ट मेंबर है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो कर्ता बन जाएगा। हाँ बोलो। अच्छा लेकिन अगर वो चाहते हैं किसी एक मेंबर के जाने के बाद, या कर्ता के जाने के बाद, अगर वो चाहते हैं बस जी अब तो बहुत चल गई, अब नहीं बजा बजने का आगे, ठीक है ना, अब तो सब अलग अलग हो जाओ। समझ में आ रही है बच्चों बात। तो आपसी सहमति से अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट है फॉर्मेशन। क्या है बच्चों, फॉर्मेशन। ये फॉर्म कैसे होती है, जैसे पार्टनर, उसको सोल प्रोप्राइटरशिप को बनाना बड़ा इजी होता है, इसको बंद करना भी आसान होता है, क्योंकि इसके लिए कोई कानून नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा ऐसा नहीं होता, इसमें कुछ रिक्वायरमेंट है। वो देखो रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ एचयूएफ बिजनेस, क्या बनाने के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को बनाने के लिए, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर। कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 2 मेंबर होने चाहिए। अच्छा एक सवाल पूछूं क्या आपसे, एक मेंबर, दोनों मेंबर अलग अलग कोई भी हो सकता है क्या मेंबर, हाँ उस फैमिली के ही होंगे। ऐसे नहीं कोई एक मोहल्ले वाले को पकड़ के ले आओ, कहने लगे चलो एचयूएफ बनाएंगे, है ना। मान लिया एक अंकल है, अब वो अंकल किसी को भी पकड़ के ले आए मोहल्ले में, कह रहे चल तेरे साथ एचयूएफ बनाएंगे हम। उसकी वाइफ डाउट में आ जाएगी, कह रही पहले ये बता इसका है क्या, ये मामला क्या है, ठीक है ना। ये इसके साथ एचयूएफ क्यों है, क्योंकि एचयूएफ में केवल कौन से मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि फैमिली के, इसके बच्चों, फैमिली के एटलीस्ट कितने मेंबर होने चाहिए, 2 मेंबर होने चाहिए। एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और एक क्या होनी चाहिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब जो पुरानी, जो हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी हो वो हो। एक बात बताओ, आज के जमाना तो इतना खराब है, अपनी प्रॉपर्टी में कोई शेयरिंग करा देगा, दूसरों की भी लोग नजर रखते हैं, इतना जमाना खराब है आज के टाइम पे, तो अपनी प्रॉपर्टी में कौन शेयरिंग करा देगा, ठीक है ना। तो जो पुरानी प्रॉपर्टी है ना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वो होनी चाहिए, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। और वो जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिटेंस में मिलनी चाहिए तुम्हें। इनहेरिटेंस मतलब विरासत में वो इनहेरिट हुई हो, यानी कि वो सक्सीड हुई हो, ट्रांसफर हुई हो, ठीक है ना। इनहेरिटेड बाय देम, मतलब वो जो उनके जो पूर्वज है, उन्होंने वो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो क्या की हो, ट्रांसफर की हो तुम्हें, ठीक है। देर इज नो नीड फॉर एनी एग्रीमेंट, इसके लिए कोई किसकी जरूरत नहीं है बच्चों, एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है बिटवीन द फैमिली, की फैमिली के बीच में कोई क्या करना है, एग्रीमेंट करना है, ठीक है ना। बिटवीन द फैमिली मेंबर्स एज मेंबरशिप अराइजेस बाय बर्थ, क्योंकि मेंबरशिप कैसे मिलती है, बर्थ से मिलती है। अच्छा एक एक मेंबर ये बोलने लगा मेरा 75%, तेरा 25%, तो ये एग्रीमेंट भी वैलिड नहीं है, क्योंकि हमने देखा था ऊपर कि सबका इक्वल राइट होता है, बराबर हिस्सा होता है सबका, कोई कम कोई ज्यादा नहीं, सबका बराबर हिस्सा होता है।
कोई वैसे एग्रीमेंट, अच्छा कि ये नहीं बोल सकते कि इसको बेदखल कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते कि एक को तो बेदखल कर दिया बाकी मजा ले रहे हैं, क्योंकि सबको जो मेंबरशिप मिलती है वो बाय बर्थ मिलती है, तो उसके लिए भी कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, बाय बर्थ एग्रीमेंट मतलब बाय बर्थ ही, वो जो बर्थ होना ही एग्रीमेंट है, और सबको इक्वल मिलेगी प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों लाइबिलिटी। अब एक बात बताओ ज्यादा होशियार कौन बन रहा था? करता। सारे डिसीजन कौन ले रहा था? करता। मालिक वही बन रहा था ना, उसने जो डिसीजन लिए वो सबको मानने पड़ रहे थे। तो बच्चों इसके लिए यहाँ पे कुछ तोहफा भी है, कुछ गिफ्ट भी है। बाकी सारे जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी तो क्या होती है? लिमिटेड होती है। क्या होती है? लेकिन करता, क्योंकि करता था ना, इसकी लाइबिलिटी क्या होती है? ऊपर वाला ना करे किसी फैमिली में ऐसा लॉस हो गया, एचयूएफ में क्या हो गया? लॉस हो गया। 5 मेंबर थे और इंक्लूडिंग करता, लॉस हो गया 10 लाख रुपए का। कितने का हो गया? पांचों के हिस्से में कितना कितना आएगा? 1-1 लाख। पांचों के हिस्से में उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग था, मतलब उनका जो इक्वल था, प्रॉपर्टी थी 5 लाख रुपए की बच्चों। कितने की प्रॉपर्टी थी? 5 लाख की। तो सबका हिस्सा कितना इंक्लूडिंग करता? 1-1 लाख। तो अब लाइबिलिटी लिमिटेड और अनलिमिटेड का मतलब समझा रहा हूँ आपको। लॉस हो गया 10 लाख का, कितने का हो गया? जैसे कि आपने बोला कि जी सबका, सबके हिस्से में कितना आ गया? 2-2 लाख ना, 2-2 लाख नहीं आएगा। जो बाकी जो 4 मेंबर थे, वैसे सारे जितने भी मेंबर थे इंक्लूडिंग करता, सबके हिस्से में प्रॉपर्टी 1-1 लाख रुपए की आनी थी। लेकिन अब लॉस तो बट रहा है 2-2 लाख का, लेकिन ये 2-2 लाख का लॉस बटेगा नहीं। ऐसा नहीं कि सबका इक्वल बांट देंगे, क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी तो लिमिटेड होती है। कर्ता की क्या होती है? ये मैक्सिमम जो बाकी जो 4 मेंबर है छोड़कर कर्ता को, इनके हिस्से में कितने कितने आ रहे थे? 1-1 लाख रुपए। तो ये मैक्स टू मैक्स लॉस बियर करेंगे बस 1-1 लाख रुपए। और बाकी के जो ऊपर के बचे 1 लाख तो अपने हिस्से के, कर्ता के हिस्से के थे 1 लाख तो, और बाकी के सबके मिला करके कितने? 5 लाख। यानी कि 6 लाख रुपए किसे भरने पड़ेंगे? कर्ता को। करता नहीं था वो? हाँ बोलो ना, ऐसे कोई बना देंगे फ्री में करता। तो कर्ता की क्या होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। देख लो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट करता इज लिमिटेड। सारे मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, छोड़कर किसे? लिखा है ना यहाँ पे ब्रैकेट में, एक्सेप्ट करता, यानी कि कर्ता की कैसी होगी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स इन द प्रॉपर्टी। और उनकी लाइबिलिटी कितनी होगी? वही लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया था, टू द एक्सटेंट, यानी कि उतने तक होगी, ऑफ देयर शेयर्स इन द प्रॉपर्टी, जितना उनका प्रॉपर्टी में क्या है? शेयर है। मेरे एग्जांपल में शेयर कितना था उनका प्रॉपर्टी में? 1 लाख। तो मैक्स टू मैक्स बस वो 1 लाख तक ही क्या कर सकते हैं मेंबर्स, अपने ऊपर झेलेंगे वो। मान लिया लॉस हुआ, लॉस बटा सबके हिस्से में 40-40 हजार, तो फिर सब 40-40 हजार बियर करेंगे, क्योंकि ये तो अभी तक मैक्सिमम प्रॉपर्टी के अंदर ही है ना। लेकिन अगर मेरे एग्जांपल में जैसे 5 लाख से ऊपर चला गया, प्रॉपर्टी थी 5 लाख की, लॉस चला गया 10 लाख का, तो जितना मेंबर के हिस्से की प्रॉपर्टी थी वो बस मैक्सिमम उतने ही लॉस बियर करेंगे। उसके ऊपर का सारा जो भी होगा ना उनके हिस्से का भी, वो सब कौन बियर करेगा? करता। तो कह रहे हैं बिजनेस का जितना भी जो उनकी बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है, केवल वो उतना ही लॉस शेयर करेंगे कर्ता को छोड़कर। कुल मिला के ये है, जितनी मैक्सिमम प्रॉपर्टी मेंबर की है उतनी देख लो। अगर लॉस उससे कम है तो सबके हिस्से में वही बटेगा, लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी से ज्यादा है तो बस वो तो केवल कितना ही देंगे मैक्सिमम, जितनी प्रॉपर्टी उनके हिस्से में आ रही थी। बाकी जितना भी बचा वो सब कौन देगा? करता देगा। ठीक है ना। हाउएवर करता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसने ऊपर भी बता दिया था मैंने, यहाँ पे उसने साफ साफ शब्दों में लिख भी दिया कि कर्ता की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। कोई शक तो नहीं है आपको? यस और नो? अच्छा, 5 हेडिंग है, 5 पॉइंट है, देखिए एक बार। देखो पहला क्या है, इसकी एमटी भी देख ले हाथ के हाथ। सीएम ने फैमिली में सीएफएल लगवाई। सीएम ने फैमिली में सीएफएल लगवाई। सी फॉर कंट्रोल, एम फॉर माइनर मेंबर्स। सीएम ने फैमिली में सीएफएल, सीएम सीएफएल मेन वर्ड है यहाँ पे, ठीक है ना। सी फॉर अगेन कॉन्टिन्यूटी, एफ फॉर फॉर्मेशन, और एल फॉर बात खत्म। सीएम ने फैमिली में सीएफएल लगवाई। सी फॉर कंट्रोल, वेरी गुड। एम फॉर माइनर मेंबर। सीएम ने फैमिली में सीएफएल लगवाई। सी फॉर कॉन्टिन्यूटी, एफ फॉर फॉर्मेशन, एल फॉर लायबिलिटी। चलो बताना पहला पॉइंट क्या था? कंट्रोल किसका होता है?
बहुत तेजी की स्पीड के साथ एक बार समराइज करा रहा हूँ। कंट्रोल किसका होता है? कर्ता का होता है। सी एम, एम फॉर माइनर मेंबर। माइनर मेंबर इज अलाउड और नॉट अलाउड बिकॉज मेंबरशिप अराइजेज आउट ऑफ बर्थ, वो बर्थ से मिल जाती है। सी एम ने फैमिली में सी एफ एल लगवाई। सी फॉर कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी बोले तो हाँ, कोई भी कुछ भी हो जाए बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे और भी तो मेंबर है ना। हाँ, उस केस में दिक्कत आ सकती है, मान लिया फैमिली में 2 ही मेंबर थे एचयूएफ में, और एक क्या हो गया अब समझना, एक को कुछ हो गया, चाहे तो कर्ता को चाहे तो मेंबर को, तो अब तो एचयूएफ रहेगी नहीं, क्योंकि ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ। अभी हमने पढ़ा तो बच्चों, क्या पढ़ा कि कोई भी मेंबर चला जाए चाहे कर्ता चला जाए, बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस चलता रहेगा। लेकिन बच्चों अगर जिस फैमिली में 2 ही मेंबर थे, एक कर्ता और एक मेंबर, और उसमें से कोई भी एक चला जाए, माने या तो कर्ता चला जाए या तो अब वो सवाल ऐसा पूछेगा कि बताओ क्या बिजनेस चलता रहेगा? तुम लिख दोगे हाँ। क्यों? क्योंकि तुमने तो पढ़ा है कि चाहे मेंबर आ जाए चाहे चला जाए, चाहे कर्ता आ जाए या चला जाए, मतलब आ जाए तो आ जाने वाले तो केस बनेगा ही नहीं, जाने वाले केस बनेगा, या चाहे कर्ता चला जाए बिजनेस तो चलता रहेगा। तुम भावनाओं में बह करके वो लिख दोगे आंसर कि हाँ ठीक है बिजनेस तो चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो। आप बताओ क्यों? ये तो सोल्व, हाँ, मिनिमम 2 मेंबर चाहिए ना। यहाँ तो एचयूएफ बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी हो रही, तो बिजनेस कैसे चलेगा? अब तो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप में ही करना पड़ेगा बिजनेस। समझ में आ गई बात? तो ये भी ध्यान से समझना आप। जो अगर गया उसके बच्चे वगैरह होंगे। अब डिपेंड ये करता है ना कि वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से उस बिजनेस को करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। मान लिया बच्चा पढ़ रहा है, वो कह रहा है जी मेरे पे तो नहीं संभलेगा, एक जो पार्टनर बचा, मतलब एक जो मेंबर बचा, वो कह रहा है जी मेरे पे नहीं संभलने का बिजनेस। एक तो बंदा चाहिए जो बिजनेस में क्या करे, हेल्प करे। कहने लगे दूसरे, मान ले जो बंदा चला गया, उसका लड़का कॉलेज में पढ़ता है, कह रहे जी पढ़ाई नहीं छुटवाने के हम इसकी, पढ़ाई नहीं छुटवाने के हम इसकी। अगर तुम्हें अकेला करना हो बिजनेस, प्रॉफिट तो शेयर होगा क्योंकि वो तो मेंबर है, लेकिन इसकी पढ़ाई नहीं छुटवाने के हम। वो कहने लगे मैं, मेरे पे तो संभल लेगा नहीं जी, कोई बात नहीं, शेयरिंग कर लो, जितना भी जिसका जो हिसाब बैठ रहा, लेन देन जो भी है वो कर लो, बात खत्म। सब अपना अपना काम कर लेंगे जिसको जैसे होगा। ठीक है। अच्छा, सीएम ने फैमिली में सीएफएल लगवाई। सी फॉर तो कॉन्टिन्यूटी हो गया, एफ फॉर फॉर्मेशन। कम से कम कितने मेंबर चाहिए? 2 मेंबर चाहिए। एग्रीमेंट होता है इनके कोई बीच में? नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं होता, क्योंकि मेंबरशिप बाय बर्थ होती है। और दूसरा लाइबिलिटी, मतलब लास्ट वाला पॉइंट आ जाएगा अब तो ये। चलो, एल फॉर लाइबिलिटी, सारे मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड एक्सेप्ट कर्ता की अनलिमिटेड। नेक्स्ट, अब इसके मेरिट देखो बच्चों। मेरिट पहला क्या है? द मेरिट्स ऑफ इनको डिवाइडेड फैमिली बिजनेस आर एज फॉलोज। पहला बोल रहे इफेक्टिव कंट्रोल। कंट्रोल कैसा रहता है? इफेक्टिव, क्योंकि सारे डिसीजन कौन ले रहा है? कर्ता, तो उसकी चलेगी, वो सोच समझ के डिसीजन लेगा। हालांकि अपनी मनमानी नहीं चलाएगा, वो भी पूरी फैमिली से क्या करेगा? डिस्कस करेगा, लेकिन डिसीजन उसका ही फाइनल होगा। ठीक है, डिस्कशन कर लेगा वो। कह रहे सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट जो रहता है वो कैसा रहता है? सेंट्रलाइज्ड मतलब एक ही इंसान डिसीजन लेगा। कौन लेगा? कर्ता। तो बोल रहे सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट इन द हैंड ऑफ कर्ता। जो मैनेजमेंट, जितने मैनेजमेंट जो भी करना है, कंट्रोल जो भी करना है, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी करना है, वो सब किसके हाथों में है? पावर कर्ता के हाथों में है। हेल्प इन डिसिप्लिन मैनेजमेंट, इससे क्या होगा? डिसिप्लिन तरीके से हम बिजनेस करेंगे। वरना मान लिया 5 मेंबर है, एक कह रहा है जी इस पार्टी को सामान नहीं बेचने का, दूसरा कह रहा है नहीं नहीं इससे ही तो पैसा बनाएंगे, इसको तो बेचना है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे। अब जब एक के हाथ में डिसीजन मेकिंग है, तो वो डिसीजन लेके बाकी सबको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन डिसिप्लिन अप्रोच में क्या होगा? डिसिप्लिन मैनर में बिजनेस चलेगा। हालांकि इसके नुकसान भी हो सकते हैं, कर्ता अगर अपनी मनमानी चलाने लगे तो वो उसके डिमेरिट में देखेंगे हम। ठीक है। फिलहाल कह रहे हैं कि इससे डिसिप्लिन मैनेजमेंट होते हैं, दिस अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, इससे लड़ाई झगड़े क्या कर सकते हैं हम? अवॉइड कर सकते हैं अमंग मेंबर्स, जो मेंबर्स के बीच में होते हैं। वरना तू मैं होगी, अरे तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या, ये तो काम करेंगे, एक कह रहा है नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन सारे डिसीजन तो कौन लेगा? कर्ता लेगा। तो इससे मैनेजमेंट बराबर रहेगा। तो कह रहे हैं इससे कि लड़ाई झगड़ों को अवॉइड कर सकते हैं हम मेंबर्स के बीच में, एज नो वन कैन इंटरफेयर विद हिज राइट टू डिसाइड, क्योंकि बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। किसके बीच में दखल अंदाजी नहीं करेगा? कर्ता के डिसीजन, जो कर्ता जो डिसीजन ले रहा है उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। क्या लिखा है? एज नो वन कैन इंटरफेयर, कोई भी बंदा इंटरफेयर नहीं कर सकता विद हिज राइट
हिज का मतलब यहाँ पे किससे है, कर्ता से है। किससे है, यानी कि कर्ता के पास जो अधिकार है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा टू डिसाइड। वो जो डिसाइड करने का, डिसीजन लेने का जो अधिकार है वो कर्ता का ही रहेगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। वो बात अलग है कि कर्ता सबसे पूछ के करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ये फायदा है नुकसान है, किसके लिए और किसके लिए नुकसान रहने वाला है, कर्ता के लिए नुकसान रहने वाला है। देख लो, ये तो पॉइंट रिपीट हो रहा है। द लायबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। बात समझ में आई। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। बच्चों एक बात बताओ, एचयूएफ में क्या हम एक दूसरे मेंबर पे विश्वास कर सकते हैं? भाई इन पे विश्वास नहीं करेंगे तो और किस पे विश्वास करेंगे, तो खून का रिश्ता है। हाँ बोलो, इन पे विश्वास नहीं करेंगे तो और किस पे विश्वास करेंगे। पूरी दुकान छोड़ के जा सकते हैं, पूरा बिजनेस छोड़ के जा सकते हैं एक दूसरे मेंबर के ऊपर। क्यों? क्योंकि अपनी तो फैमिली है भाई, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं इंक्रीज्ड लॉयल्टी। यहाँ पे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो लॉयल होते हैं, यानी कि वफादार होते हैं, बेईमानी नहीं करेंगे वो। फैमिली यार, अपनी फैमिली से क्या बेईमानी करनी, तुम अपने पापा के गले में से पैसे हटाओगे क्या? अरे भाई तुम्हारे ही तो है वो। हाँ बोलो, ठीक है ना। तो इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, और क्या करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। बाहर वाला बंदा तो शायद फिर भी समझे या ना समझे, लेकिन ये तो अपनी फैमिली के ही है ना। हाँ बोलो। अच्छा, कह रहे एज द बिजनेस इज रन बाय द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, क्योंकि बिजनेस कौन रन कर रहा है, मेंबर्स रन कर रहे हैं, किसके, फैमिली के। देयर इज अ ग्रेटर सेंस ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स वन अनदर। तो एक दूसरे के प्रति जो वफादारी होगी वो कम होगी या ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। वही बोला कि एक दूसरे के लिए लोग, मतलब जो आपस में फैमिली मेंबर है वो जान छिड़कने के लिए तैयार रहेंगे। भाई खून का रिश्ता है, ठीक है। देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड। यहाँ पे भी बच्चों क्या रहता है, यहाँ पे ऐसे नहीं सोचते कि हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो इसको ज्यादा मिल जाएगा, सबको इक्वल मिल रहा है ना, और सारे फैमिली के तो मेंबर है। तो कह रहे हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जो हम एफर्ट्स लगाते हैं, मेहनत करते हैं, और जो रिवॉर्ड आता है। भाई हम सारे मेंबर ये सोचेंगे हम जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे पूरी फैमिली को ही उतना ज्यादा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, और वो क्या हो जाएगा, वापस से सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कर्ता एंड ऑल फैमिली मेंबर्स, तो जो कर्ता होता है वो भी, और जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वे भी, पुट देयर बेस्ट एफर्ट, वो अपने पूरे बेस्ट एफर्ट डालते हैं टू इंक्रीज द प्रॉफिट। किसको इंक्रीज करने के लिए, एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस की गुडविल को इंक्रीज करने के लिए। समझ में आई बात। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी। ये तो हमने ऊपर भी देखा था। यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी अफेक्ट हो जाती है, नहीं होती है, नहीं होती है। बस एक केस में हो सकती है, जब इनिशियली दो ही मेंबर हो, तब तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं होगी। देखो, द डेथ ऑफ द कर्ता विल नॉट अफेक्ट द बिजनेस एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल देन टेक अप द पोजीशन। अगला मेंबर पोजीशन ले लेगा। हेंस ऑपरेशंस आर नॉट टर्मिनेटेड। तो जो कार्यक्रम चल रहा था वो बंद, टर्मिनेटेड का मतलब वो बंद नहीं होगा, ठीक है ना। एंड कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस इज नॉट थ्रेटन्ड। और क्या खतरे में नहीं आएगी, बिजनेस की कंटिन्यूटी खतरे में नहीं आएगी, बिजनेस चलता रहेगा। यस और नो। ये इसके हो गए बच्चों मेरिट्स, यानी कि एडवांटेज किसके, एचयूएफ के। चलो देखते हैं। एमटी क्या है इसकी, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ एलआईसी। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ एलआईसी, इफेक्टिव कंट्रोल एज इट इज है। एल फॉर लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ठीक है ना। आई फॉर इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, एंड सी फॉर कंटिन्यूटी। जल्दी से बताओ मुझे फीचर्स क्या होते हैं एचयूएफ के। सीएम ने फैमिली में सीएफएल लगवाई, और एडवांटेज क्या होते हैं, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ एलआईसी, इफेक्टिव कंट्रोल एज इट इज है। इफेक्टिव कंट्रोल एल फॉर लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, आई फॉर इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, एंड सी फॉर कॉन्टिन्यूटी। डिमेरिट्स देखे इसके, लिमिटेशंस, इसके नुकसान क्या है। सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ एचयूएफ आर, पहला अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, रिपीट पॉइंट है। कर्ता की लायबिलिटी क्या होती है, पढ़ के देखना। द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड, इट मींस दैट पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ कर्ता कैन बी यूज्ड। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी। अब मान लिया मेल मेंबर था कर्ता, लॉस हो गया, अब वो अपनी पर्सनल, अपनी वाइफ की और अपनी ज्वेलरी लेके जा रहा है। मान लिया उसकी रिंग है, वाइफ की नेकलेस वगैरह है, वो निकाल के लेके जा रहा है, और वाइफ कह रही है जी सुनते हो,
कहाँ ले जा रहे हो इन्हें, ये तो हमारे खुद के है, ये तो मैं पहनूंगी, कल शादी में जाना है, और ये तुम्हारी रिंग है, कहाँ ले कह रहे कि वो लॉस हो गया ना बिजनेस में, तो इसलिए लेके जा रहा हूँ। ठीक है, वो कह रही फिर तो सब लेके आएंगे इक्वल इक्वल, छोटे बड़े भाई सब लेके आएंगे इक्वल। तो वो दीदी को समझाओ, काश बिजनेस स्टडीज की क्लास की होती। वो करता की वाइफ है, हाँ वो मेंबर की, हाँ तो उसके भी भेज दो क्या, वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है ना, उसकी वाइफ भी उसकी पर्सनल है क्या, कौन मेंबर तो है, लेकिन मेंबर वो उसकी फैमिली की तो मेंबर है, समझा ना। भाई मान लिया वो 4 लोग हैं उस फैमिली में, 2 बच्चे हैं, 2 खुद है अपने आप, है ना, तो जितना हिस्सा उनका है उतना ही हिस्सा तो किसका है, बच्चों का भी है, दूसरे वाली जो चाचा ताऊ है उनका भी तो उतना हिस्सा है ना। समझ आ रही है बच्चों बात, तो वो तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हुई ना, वो पब्लिक, वैसे अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी तो नहीं है ना वो। अरे मान लिया उन्होंने पिछले साल के प्रॉफिट आए थे, उसमें उसने अपने नेकलेस बनवाए और अपने कुछ इयर रिंग्स बनवाए, रिंग वगैरह बनवाई, वो कह रही कहाँ लेके जा रहे हो, कहते काश नमन भैया के यहाँ पढ़ लेती तू, ठीक है ना, तेरे को पता पड़ जाता कि खर्चा की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है ना, आज ये मेरे को ये दिन ना देखना पड़ता। ठीक है, तो समझाओ दीदी को कर्ता की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, देख लो यहाँ पे। इट मीन्स द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ कर्ता कैन बी यूज्ड, कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज किया जा सकता है टू रीपे द बिजनेस डेट, किसको पे करने के लिए, बिजनेस की जो लाइबिलिटी है उनको पे करने के लिए। नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड, बच्चों ये वाली हमने लिमिटेशन उसमें भी देखी थी, किसमें, सोल प्रोप्राइटरशिप में। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कंपनी है, कंपनी कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, अगर हम उससे कंपेयर करें एचयूएफ को, तो एचयूएफ के पास अनाप शनाप पैसा होता है, लिमिटेड पैसा होता है, तो ये कह रहे हैं इनके पास भी लिमिटेड ही क्या रहेंगे, फंड्स रहेंगे। इनके पास वही तो है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो पूर्वजों से मिली है, और कुछ सालों के अपने प्रॉफिट्स होंगे, मतलब कुछ साल से जो बिजनेस कर रहे होंगे उनके प्रॉफिट्स होंगे। अच्छा एक चीज और भी तो रहती है यहाँ पे, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्स, चाहे हो भी रिसोर्सेज इनके पास, मान लिया 5 भाई है उनके पास हो भी रिसोर्सेज, उनकी होम मिनिस्टर मना कर देती है, अरे तुम क्यों लेके जा रहे हो, सब लेके आएंगे ना, ये तुम्हारे जिम्मे पड़ा हुआ है, सबको बोलो सब लेके आएंगे। तो इस तरह का भी तो कार्यक्रम चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज, द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड कैपिटल। बच्चों यहाँ पे इन्हें एक प्रॉब्लम फेस करनी होती है जहाँ पे लिमिटेड कैपिटल होती है, एज इट डिपेंड्स मेनली ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये किसके ऊपर ही डिपेंड होते हैं, बिजनेस में कोई जरूरत पड़ गई, कोई से भाई के पास कुछ है तो भाई साहब वो लाके नहीं देने का, तो लाके नहीं देने का क्यों, कह रहे कि सबका हिस्सा नहीं है, सब लाके देंगे, सब लाके देंगे तो मैं भी लाके दूंगा, नहीं तो मैं भी नहीं लाके देने का, कोई बात नहीं, बाहर से खरीद लो, ठीक है। तो वैसा रहता है, दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, तो इससे ना ये अपने बिजनेस को क्या नहीं कर पाते, एक्सपेंड नहीं कर पाते। नेक्स्ट है डोमिनेंस ऑफ कर्ता, ये बताया था ना कि अगर कर्ता अपनी क्या चलाने लगे, मनमानी, डोमिनेंसी, यानी कि पूरा हक अब किसके ऊपर आ गया, कर्ता के ऊपर है सारा, जो जितने भी डिसीजंस लेने हैं, उल्टे सीधे डिसीजंस लेने लगे, तो हाँ लॉस तो होएगा, वो तो होएगा, लेकिन सफर तो किसे भी करना पड़ेगा, बाकी मेंबर, ऐसा तो नहीं कि इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो बाकी मेंबर ही बोल देंगे कर ले तेरा ही तो नुकसान है, भाई उनकी भी तो कैपिटल जाएगी, प्रॉफिट उनका, मान लिया कोई अच्छे अच्छे डिसीजन लेने से सबके हिस्से में 5-5 लाख रुपए का प्रॉफिट आ सकता था, लेकिन इसके वाहियात डिसीजन लेने से जो उनकी कैपिटल थी 10-10 लाख रुपए की वो भी साफ हो गई, तो ओवरऑल 15-15 लाख का नुकसान हो गया ना एक मेंबर को, कि जो प्रॉफिट आने वाला था वो तो आया नहीं, वो तो आते आते चला गया, और सारे बच्चों को बताया कि पैसे का ना आना भी पैसे का जाना ही है, और जो उल्टा 10 लाख की कैपिटल लगी थी वो भी साफ हो गई, तो 15-15 लाख का नुकसान हो गया, तो ये ऐसे ऐसे छोड़ कोई ना देंगे कि भाई तू तेरी जो मर्जी है वो डिसीजन ले ले, तो कई बार ही करता क्या कर सकता है, पावर का मिसयूज कर सकता है, ठीक है ना। बच्चों बड़े सारे इश्यूज होते हैं, पर्सनली तो मैं यहाँ पे मतलब ऐसे अब ये डिस्कस नहीं कर सकता आपके साथ, फैमिली में बड़े सारे इश्यूज होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारी फैमिलीज में लड़ाई होती है, किस चीज को लेकर के होती है, केवल जस्ट पैसे को लेकर के, भाई भाई में लड़ाई हो रही है प्रॉपर्टी को लेकर के, ठीक है ना, बड़ी सारी छोटी छोटी चीजें होती है, पब्लिकली मैं क्या डिस्कस करूँ उसे शायद आपको पता होगा, तो सिखाने वाले भी बहुत होते हैं लोगों को वहां पे, है ना, होते कि नहीं होते, तो वैसा, तो डोमिनेंस ऑफ करता, कह रहे कि अच्छा कोई बोल देगा सारे डिसीजन तो यही लेते हैं, जेठ जी लेते हैं सारे डिसीजन तो, ठीक है, क्योंकि वो एल्डेस्ट मेंबर है ना, करता तो वही है, तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है,
अरे दीदी तुमने बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ी है, कितनी बार बताएं आपको, तुमने बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ी है, तुम साइंस स्ट्रीम से हो, ठीक है। तभी तो बोल रहा था कि मैं कि पहले से कॉमर्स ले लेती तो पता पड़ता। डिसीजन हमने, हमें ऐसा नहीं कि हमारी कोई इज्जत नहीं है, औकात नहीं है, फैमिली में है तो, लेकिन नहीं भाई साहब की तो जब लॉ ने, कानून ने पावर दी है भाई साहब को, करता तो वही है ना, डिसीजन तो वही लेंगे, समझा ना, ऐसा इज्जत तो हमारी भी बराबर है। वो अब ऐसे उल्टा सीधा बोल रही है कि तुम्हारे तो कोई पावर, तुम्हारे तो कोई चलती नहीं, अरे चलेगी कैसे जब चलनी ही किसकी है, कर्ता की, तो उसमें हम कर क्या सकते हैं। अब या तो अपना रास्ता साफ किया जाए, मतलब लाइन क्लियर की जाए कर्ता बनने के लिए। अब वो कैसे करे बताओ, जब तक वो भाई साहब है तो भाई साहब ही संभाल लेंगे, लेकिन अब लोग कहने वाले हो जाते हैं, इधर उधर के लोग भी कहते हैं तुम्हारे तो कोई चलते नहीं, लोगों को भरते हैं अंदर से, तभी तो फिर इसका क्या हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है कि अरे भाई साहब बस अब नहीं बननेगी, ये अब बहुत कर लिया जी, एचयूएफ बहुत चला ली, अब तुम अपना कर लो, पढ़ वो। अक्सर तुमने देखा होगा, छोटी छोटी दुकानों में बीच में दीवारें खिंच जाती है, तो समझो एचयूएफ का पार्टीशन हुआ है, ठीक है ना, इतनी सी, इतना सा रास्ता है दुकान का, उसमें से भी एक दीवार बीच में आ जाएगी, तो समझ लो। एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, ठीक है। खैर अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब क्या करें, ये दिक्कत है तो है, यही तो डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी मान ले तुम इन्फ्लुएंस हो गए, एचयूएफ करेंगे भाई, एचयूएफ करेंगे, तो एचयूएफ की लिमिटेशन भी तो सुन के जाओ, इस तरह की प्रॉब्लम आती है एचयूएफ में, ठीक है। तो कह रहे हैं द ओनली कंट्रोल, बात ये नहीं है द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस लाइज विद द कर्ता, बात ये है द ओनली कंट्रोल, सारी राड की जड़ तो ये ओनली है, सारी राड की जड़ तो ओनली है, द ओनली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, जो पूरा का पूरा जो कंट्रोल है या जो मैनेजमेंट करना है बिजनेस का, आर इन द हैंड्स ऑफ द कर्ता, वो किसके हैंड में होता है, हाँ, इट मे कॉज कंफ्लिक्ट अमंग्स देम, ठीक है ना, इससे क्या होता है, इससे आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, एंड मे इवन लीड टू द ब्रेक डाउन ऑफ द फैमिली यूनिट, और हो ये भी सकता है कि जो फैमिली यूनिट्स है वो ब्रेक डाउन हो जाए, मतलब पार्टीशन हो जाए, किसका, एचयूएफ का। वही तो बताया, इसके पीछे का भाव समझो, जिन शब्दों का, भाई इन शब्दों का मुंह ऐसे लाल नहीं हो रहा, इनके पीछे का भाव समझो, बड़ा लोग भरने वाले रहे होंगे, ठीक है ना, कान भरने वाले, दिमाग में कुछ भर दिया ना उल्टा सीधा, आजकल होता है कि लोग उल्टी सीधी बात बताने वाले, है ना, मतलब इंसान को लगता है कि जो सही बात बता रहा है, जो सही बात बता रहा है उसकी बात तो गलत लगती है, और जो गलत बात बता रहा है उसकी बात सही लगती है, तो लोग अपना नुकसान करा लेते हैं बड़ा। खैर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, डोमिनेंस करता, से और नो। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। एक बात बताओ, ये जो फैमिली में जो बंदे हैं, चलो ठीक है, उससे तो अच्छा होंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप से तो अच्छा होंगे, मान ले तीन चार भाई है, किसी को रिकवरी करनी अच्छी आती है, डेटर पैसे नहीं दे रहा, एक भाई गया पैसे लेने के लिए, डेटर पैसे नहीं दे रहा, वो तो आ गया, उसने आके बताया दूसरे को, कहने लगे पैसे नहीं दे रहा वो, मैं चल रहा, चल देखे कैसे नहीं देता पैसे। कह रहे बाबूजी तुम्हारे आने की क्या जरूरत थी, एक मैसेज कर दिया होता वहीं पे पहुंच जाते पैसे। कह रहे भेजा नहीं था इसे, इसे तो टरका दिया तूने, इसे टप लिया तूने, है ना। तो अब क्या है, सबकी स्किल्स अलग अलग है, एक बंदा सप्लायर से बड़े अच्छा नेगोशिएशन करता है, वो माल खरीदने में बड़ा माहिर है, एक सेल करने में बड़ा माहिर है, सोल प्रोप्राइटरशिप से तो अच्छा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो रहता है, ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर एक केस में, ज्यादातर जो एचयूएफ में जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हर एक चीज में, जैसे खासकर मार्केटिंग वगैरह में, कि मार्केटिंग कैसे करनी है अपने प्रोडक्ट की, एडवर्टीजमेंट वगैरह कैसे करना है, तो यहाँ पे ना जो इनकी स्किल्स रहती है वो लिमिटेड रहती है, क्या रहती है, कंपनी के अंदर तो भाई एक से एक बंदा होता है, कंपनीज हायर करती है लोगों को करोड़ों करोड़ों रुपए का पैकेज दे करके, यही काम करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, सेल्स करने के लिए, प्रोडक्शन ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए, सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए, समझ में आ रही है बच्चों बात, लेकिन इनके पास इतना टैलेंट नहीं होता। हाँ वो बात अलग है कि सोल प्रोप्राइटरशिप से बेहतर, भाई वहां पे तो एक नहीं सब कुछ करना है, यहाँ पे कम से कम दो तो होते हैं, जो एक चीज संभाल लेगा दूसरा दूसरी चीज संभाल लेगा, ठीक है, फिर भी, लेकिन यहाँ पे जो ये लिखा है, जो एडवांटेज सॉरी डिसएडवांटेज लिखा है, ये किसके कंपैरिजन में लिखा है, इन्होंने कंपनी वगैरह के कंपैरिजन में लिखा, ठीक है। देखो, एज करता हैज टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ बिजनेस, ज्यादातर चीजें तो किसने परफॉर्म करनी है,
कर्ता ने परफॉर्म करनी है। ही मे नॉट बी एन एक्सपर्ट इन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस की सारी एक्टिविटीज में क्या नहीं हो सकता, एक्सपर्ट नहीं हो सकता। मान लिया वो बड़ा तो है, एज से तो बड़ा है, लेकिन बुद्धि से छोटा भी नहीं है। सबसे छोटे मेंबर जो है फैमिली में, उनको ही इतनी ज्यादा बुद्धि है कि बिजनेस में क्या डिसीजन लेने हैं। अब क्या करे बताओ इस केस में। करता तो करता तो वही होगा, करता तो चेंज नहीं हो सकता ना। लेकिन अब करता तो बना दिया इसे, लेकिन करता वाले काम तो नहीं है इसके, करता ही तो नहीं बस ये, ठीक है, बस नाम का ही करता है। तो उस केस में दिक्कत हो जाएगी बच्चों, ठीक है। नोट में देखो क्या लिखा है, द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ऑन द डिक्लाइन। बता रहा है, आज का सिनेरियो बता रहा है, आजकल जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ना, ये गिरती पर है। किस पर है, गिरती, मतलब ये आजकल इतना ज्यादा लोग कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ये कि हम दो हमारे दो, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं हम दो हमारे गिन लो, हम दो हमारे दो। समझ में आई बात? फिर उसमें भी क्या है कि, उसमें क्या है कि जो दो बच्चे हैं वे ही पढ़ रहे हैं, दोनों जॉब पे चले गए, बाप अकेला क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है ना। ताऊ चाचा से बनती नहीं किसी से। समझ में आ रही है? तो अब जॉइंट फैमिली रहती नहीं है, जॉइंट फैमिली रहती थी, भारत में जॉइंट फैमिली होती थी तो ये बिजनेस होता था। आजकल कॉन्सेप्ट ही, मतलब हमला ही कहाँ पे हुआ है, जॉइंट फैमिली पे। सबको तो न्यूक्लियर फैमिली चाहिए। आजकल तुमने देखा होगा कि मार्केट में बड़ा ऐसा रहता है कि जब भी किसी का रिश्ता वगैरह होता है तो पहले ही लोगों की रिक्वायरमेंट ही रहती है, लड़की की रिक्वायरमेंट ही रहती है, लड़की के माँ बाप की, कि जी ये बताओ अलग रहेगा लड़का या माँ बाप के साथ ही रहेगा। बड़ी बुरी चीज है ना, ठीक है। तो अलग रहेगा तो जी बताओ हम आगे की बात बढ़ाए, अदरवाइज नहीं, टाटा बाय बाय। तो बताओ फिर जॉइंट हिंदू फैमिली कहाँ बिजनेस होगा जब फैमिली ही सेपरेट हो रही है। अरे यार तुम देख लो, मैं बता तो रहा हूँ आपको, हम दो हमारे दो, है ना, चार तो जने वैसे ही है, ठीक है ना। बाप तो कहीं और बिजनेस करने जा रहा है ना, और मदर कहीं और बिजनेस वो कर रही है, जॉब कर रही है। एक बच्चा चंडीगढ़ पढ़ रहा है और एक बच्चा कहीं और पढ़ रहा है। चार लोगों की फैमिली चार जगह तो अलग अलग रहती है। साल में मुश्किल से चारों कोई ऐसा एक आध ओकेजन आता हुआ तो मिलते होंगे वो। तो बताओ कहाँ हो जाएगा जॉइंट हिंदू फैमिली, पहले तो जॉइंट फैमिली नहीं है, तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहाँ हो जाएगा। सब सेपरेट सेपरेट कर रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि आजकल ये बिजनेस गिरती पर है, यानी कि अब ये इतना ज्यादा चलता नहीं है, बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग नंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिलीज इन द कंट्री। क्योंकि देश के अंदर लोग अब साथ में रहना पसंद नहीं करते। हालांकि सबसे अच्छा रहता है जॉइंट फैमिली में रहो, है ना, लोग सुख दुख में काम आते हैं आपके, आपकी खुशी में शरीक होते हैं और आपके दुख को बांटते हैं। वो कहते हैं ना कि साथ में रहना अच्छा है, खुशी हो तो बढ़ जाती है, दुख हो तो बढ़ जाता है, लेकिन लोग साथ में नहीं रहते आजकल। तो ये बिजनेस कहाँ से होगा, ठीक है ना। खैर, अब आ जाते हैं बच्चों इसकी एमटी पर। लिमिटेशंस क्या है एचयूएफ की, अनलिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ डीएम, अनलिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ, पहला अनलिमिटेड बोले तो अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ डीएम, डी फॉर डोमिनेंस ऑफ कर्ता और एम फॉर मैनेजरियल, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। वापस से अनलिमिटेड, अनलिमिटेड बोलो ना कि, हाँ जी, अरे अभी तो बताया, अनलिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ, अनलिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ डीएम, अनलिमिटेड बोले तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ करता, रिसोर्सेज बोले तो लिमिटेड रिसोर्सेज, डी बोले तो डोमिनेंसी ऑफ करता, एम बोले तो मैनेजरियल, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। इसके तीन टॉपिक बताओ जल्दी से इसके ही। आज तीन टॉपिक पढ़ाए ना मैंने, इसके एक तो फीचर्स पढ़ाए, सीएम ने फैमिली में सीएफएल लगवाई, दूसरा, हाँ, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ, वेरी गुड, एलआईसी, और तीसरा अनलिमिटेड, अनलिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ टीम। समझ में आई बच्चों बात? नेक्स्ट पार्टनरशिप देखो, ये थर्ड फॉर्म है, दो फॉर्म में कंप्लीट करा चुका हूँ, एक सोल प्रोप्राइटरशिप और दूसरा दूसरा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। अब तीसरा है बच्चों पार्टनरशिप।
ये पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है ना, जो ये 3 बुलेट लिखे हैं, खासकर ये तीसरे वाला, ये ध्यान से समझना बच्चों। HUF का एक्ट कौन सा होता है? द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। पार्टनरशिप का एक्ट, पार्टनरशिप का जो कानून होता है वो होता है द पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है ना, काफी पुराना है। तो इसके ऊपर मतलब जो पार्टनरशिप जो बनती है ना, 12th में भी आप अकाउंटेंसी में पढ़ोगे पार्टनरशिप, तो यहाँ पे तो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा इसकी, वहां पे तुम उसकी प्रैक्टिकल करोगे न्यूमेरिकल, कि प्रॉफिट कैसे शेयर होता है वगैरह वगैरह वो सारी चीजें। तो पार्टनरशिप एक्ट इस पे 1932 लगता है, काफी पुराना एक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग सारी डीलिंग होती है पार्टनर्स में। ठीक है ना, कौन से कानून के अकॉर्डिंग? हाँ, देखो यहाँ पे लिखा है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की भी लिमिटेड है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल द लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, कुछ तो खामियां किसमें है, कुछ तो कमियां किसमें है? सोल प्रोप्राइटरशिप में है। और कुछ कमी किसमें थी? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में थी। तो ये बोल रहे हैं कि इन दोनों में कुछ कमी होने की वजह से गेव बर्थ टू द पार्टनरशिप, इसकी वजह से जन्म हुआ किसका? पार्टनरशिप का। कुछ कमी उसमें थी, कुछ कमी उसमें थी, तो अब हमें एक नई फॉर्म चाहिए थी, तो ये पार्टनरशिप है। मतलब समझो कि एक एक टाइप से ये कुछ फीचर तो इसमें किसके मिलेंगे आपको? HUF के मिलेंगे। किसके मिलेंगे? HUF के मिलेंगे। कुछ इसमें अपने पार्टनरशिप एक्ट ने कुछ अपने क्लोज बताए हैं, अपने लॉ बताए कि ऐसे ऐसे होगा। भाई वहां पे भी तो मिलकर के बिजनेस ही कर रहे थे, बस वहां पे ये था कि वहां पे फैमिली वाले ही करते हैं, यहाँ पे कोई भी बंदा हो सकता है, वो आउटसाइडर भी हो सकता है। पार्टनरशिप तो किसी के साथ भी कर सकते हैं ना। चलो देखते हैं। पार्टनरशिप कैन बी टर्म्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ, ये किसका एक्सटेंशन है? किसको आगे बढ़ा दे? सोल प्रोप्राइटरशिप को आगे बढ़ा दे तो क्या बन जाएगी? पार्टनरशिप बन जाएगी। कैसे? ध्यान से देखना, ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज इसी को समझाऊंगा मैं, इसके आगे और कुछ नहीं समझाऊंगा, क्योंकि फिर वरना ओवरडोज हो जाएगी। ठीक है, और बच्चों नोट्स पूरे करते रहना, अदरवाइज बहुत इकट्ठे हो जाएंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है, महाभारत है पूरी 39 पेजेस की। ठीक है, बड़े बड़े चैप्टर है सारे। देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और बच्चों अगर इसकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन आती है ना, तो आपको ये लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये डेफिनेशन किसके अंदर लिखी हुई है? कानून के अंदर। किसके अंदर लिखी हुई है? अपने मन से चेंज नहीं कर सकते, जो तुम्हारी मर्जी आएगी वो लिख दोगे, जो यहाँ पे लिखा है वो लिखना पड़ेगा एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है बिल्कुल सेम शब्द कहाँ पे लिखे हुए हैं? कानून में लिखे हुए। कौन से कानून में? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कह रहे हैं पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन, एक रिश्ता होता है। अब वो रिश्ता क्या होता है अभी आगे बताऊंगा। पार्टनरशिप एक रिश्ता होता है किसके बीच में? लोगों के बीच में, पर्संस के बीच में। ठीक है ना, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जिन्होंने आपस में क्या किया है? एग्री किया है, जो सहमत हुए हैं क्या करने के लिए? बिजनेस का। देखो ध्यान से सुनना बच्चों, एक वर्ड लिखा है यहाँ पे बिजनेस। क्या लिखा है? यानी कि बिजनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। और बिजनेस का क्या करेंगे हम? हमने प्रॉफिट शेयर करने का क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट किया है, एग्रीमेंट किया है। क्या किया है? पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है लोगों के बीच में। कैसा रिलेशन होता है? जिन्होंने आपस में एग्री किया है। क्या किया है? एग्री किया है, वो सहमत हुए क्या करने के लिए? कि जी हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे। कि इसको शेयर करेंगे? प्रॉफिट को शेयर करेंगे। किसके प्रॉफिट को शेयर करेंगे? यानी कि अगर बिजनेस नहीं है, मान लिया कोई ऐसी एक्टिविटी है जो बिजनेस तो है नहीं, क्या नहीं है? बिजनेस नहीं है, और तुम उसका प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, तो पार्टनरशिप नहीं है। बिजनेस होना चाहिए, उसमें प्रॉफिट जो आप शेयर करो, जो प्रॉफिट है वो शेयर करोगे, और उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो। अब बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब केवल प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे दोनों चीजें है। प्रॉफिट का मतलब इससे प्रॉफिट पॉजिटिव सेंस में भी है और प्रॉफिट नेगेटिव सेंस में भी है। भैया प्रॉफिट नेगेटिव सेंस में कैसे होता है? बच्चों इस प्रॉफिट का मतलब है, देखो यहाँ पे तो देखो एक्चुअल में क्या है कि तुम्हें कानून तो पढ़ा नहीं रहे, तुम्हें तो बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, लेकिन डेफिनेशन किसकी लिखी हुई है? कानून की डेफिनेशन लिखी हुई है। अब कानून में लिखा है कि प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉस ऑल्सो। प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट तो है ही है, लेकिन उसमें किसको भी काउंट करेंगे हम? लॉस को भी काउंट करेंगे। यानी कि प्रॉफिट का मतलब लॉस भी है। अगर प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट शेयर होगा पॉजिटिव सेंस में, और अगर लॉस आया तो वो भी शेयर होगा।
एक बच्चा ये कहने लगे कानून में तो ये लिखा है कि प्रॉफिट शेयर करेंगे, और बिजनेस में आ गया लॉस, कह रहा मैं नहीं शेयर करता लॉस को, वहां पे तो क्या लिखा हुआ था कि प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो बच्चों कानून ने ही नीचे एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेनेशन दिया है कि प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट का मतलब लॉस भी है, प्रॉफिट का मतलब क्या भी है, लॉस भी है। बात समझ में आती है बच्चों? तो ये बोल देखो, कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल यानी कि वो सब मिल करके चला रहे हैं। मान लीजिए जितने लोग हैं, कम से कम कितने लोग होंगे, दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब है या तो सारे मिल करके क्या कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, सारे मिल करके चला रहे होंगे, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि उन सारों के बिहाफ पे कोई एक चला रहा होगा। ऐसा भी तो होता है बच्चों कि एक, अभी आगे हम पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि एक बंदे ने तो पैसा लगा दिया, वो कह रहा भाई साहब टाइम नहीं है मेरे पास, तुम कहने लगो बिजनेस में आ जा और आके ये काम कर ले, ये देख लेना वो देख लेना, टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है ना, मैं तो केवल क्या लगा सकता हूँ, पैसा लगा सकता हूँ। तो अब बताओ वो पार्टनर तो है, वो पार्टनर तो है, लेकिन लेकिन क्या वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं। तो एक बंदा चला रहा होगा ना, कोई एक बंदा चला रहा हो, या तो सारे मिलकर के चला सकते हैं, या तो सारे मिलकर के चला सकते हैं, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनमें से कोई एक सबके लिए काम कर रहा है। हाँ बोलो। अब बच्चों मैं कोई एक बिजनेस कर रहा हूं, तुम्हें सामने से देखने में लग रहा होगा कि नमन भैया कोई बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन क्या पता मेरी भी किसी के साथ क्या हो, पार्टनरशिप हो। तो उस केस में अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, मेरे केस में ये वाले शब्द लगेंगे कैरिड ऑन बाय ऑल, या ये वाले शब्द लगेंगे एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हाँ एक्टिंग फॉर ऑल यानी कि कोई भी उनमें से एक इंसान जो सबके लिए क्या कर रहा हो, एक्ट कर रहा हो। समझ में आ गई बात? फाइनली बच्चों पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने क्या डेफिनेशन दी पार्टनरशिप की? पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप क्या होता है, रिलेशन होता है, किसके बीच में, लोगों के बीच में, बिटवीन, पार्टनर नहीं बोला उसने, पर्सन्स बोला है, क्या बोला है, पर्सन्स बोला है, लोगों के बीच में एक ऐसा रिलेशन हु हैव एग्रीड, जिन्होंने एग्री किया है क्या करने के लिए, बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, कैरिड ऑन बाय ऑल, जिस बिजनेस को या तो सारे चला रहे हो, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, और या तो सारे मिल करके चला रहे हो, या सारों के बिहाफ पे कोई एक चला रहा हो। तो ये सुनो, इसी के साथ साथ बच्चों हमारा ये जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है, और इसकी डिटेल में चर्चा हम कल करेंगे। कल इसके फीचर्स पढ़ने वाले हम, मेरिट, इसके मेरिट्स पढ़ेंगे और डिमेरिट्स कल हम पढ़ लेंगे, और कल ही हमारी ये बच्चों जो थर्ड वाली फॉर्म है ये पूरी हो जाएगी। अभी तक मैं आपको सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके मेरिट्स, उसके डिमेरिट्स, उसके फीचर्स करा चुका हूँ, सेम एज जो HUF है, HUF के फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट करा चुका हूँ, पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ा चुका हूँ आपको। कल इसके क्या पढ़ लेंगे हम, फीचर्स, मेरिट और डिमेरिट्स, ठीक है। और फिर एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की पार्ट। अब इसमें क्या है ना, इसमें कुछ एडिशनल टॉपिक भी है दरअसल, जैसे अब ऐसे मत समझना कि जैसे उसमें था ना सोल प्रोप्राइटरशिप में और उसमें HUF में कि वहां पे तीन तीन टॉपिक थे, दोनों में खत्म हो गया, इसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी है। देखो चौथा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, आगे एक टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ये देखो ये थोड़ा लेंथी चलेगा टॉपिक, इसके बारे में थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ना। पार्टनरशिप डीड है, कई सारे टॉपिक्स है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, नीड फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की जरूरत क्या है, वगैरह वगैरह, 8-9 टॉपिक्स है ऐसे, ठीक है। तो बाकी बच्चों इसमें कल करेंगे।